Good morning to all my students. Yesterday, I covered up the two essential elements of the consideration, and the rest today I will cover up. तो प्रतिफल की जो परिभाषा सेक्शन 2D में दी गई है कि जब वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता या अन्य कोई व्यक्ति ने तो वचनदाता की इच्छा पर ये आवश्यक तत्व कल हो गया था और वचन ग्रहीता या अन्य कोई व्यक्ति ये भी एलिमेंट पूरा हो गया था जिसमें दो डॉक्ट्रिन हमने डिस्कस की थी। द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा संबंध का सिद्धांत मीन्स स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, संविदा से अपरिचित व्यक्ति संविदा को लागू नहीं करा सकता। और दूसरा था दूसरी डॉक्ट्रिन थी डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन मीन्स स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन कैन सू प्रोवाइडेड इज ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, कि प्रतिफल से अपरिचित व्यक्ति संविदा को लागू करा सकता है बशर्ते वो संविदा का पक्षकार। तीसरा आवश्यक तत्व है कि हैज डन आर अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, डज आर अब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, प्रॉमिस टू डू आर अब्सटेन फ्रॉम डूइंग। ये तीसरा कि वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता या अन्य किसी व्यक्ति ने कुछ किया है, विरत रहा है, अथवा कुछ करता है या विरत रहता है, अथवा कुछ करने या विरत रहने का वचन देता है। ये तीसरा आवश्यक तत्व है। तो हम ये कह सकते हैं कि कंसिडरेशन इज एन एक्ट और abstinence which has already been done or is in progress or promised to be done in future, कि प्रतिफल कोई ऐसा कार्य या विरति है जिसको किया जा चुका है या जिसे किया जा रहा है या जिसे के किए भविष्य में किए जाने का वचन दिया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस डेफिनेशन कवर्स पास्ट कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन एंड फ्यूचर कंसिडरेशन। मीन्स पास्ट कंसिडरेशन, एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन एंड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। पास्ट कंसिडरेशन का मतलब भूतकालीन प्रतिफल, एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन का मतलब वर्तमान प्रतिफल और एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन का मतलब है भावी प्रतिफल। तीनों प्रकार के प्रतिफल जो हैं आपकी इस परिभाषा में सेक्शन 2D में दिए गए हैं। तो पास्ट कंसिडरेशन, व्हाट इज द पोजीशन अंडर इंग्लिश लॉ? ये कहा जाता है कि कंसिडरेशन मस्ट बी कंटेम्परेरी टू द प्रॉमिस। प्रतिफल और वचन दोनों समकालीन होना चाहिए। पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन। दिस इज द जनरल रूल इन इंग्लैंड। Means if the act has been done before any promise is made, it is called past consideration. जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है और उस समय कोई वचन नहीं किया जाता, कार्य करने के बाद वचन दिया जाता है, तो इसको हम भूतकालीन प्रतिफल या पास्ट कंसिडरेशन कहते हैं। और ये कहा जाता है कि इट इज नो कंसिडरेशन। जैसे मान लीजिए उदाहरण लो कि किसी व्यक्ति को किसी की कोई चीज मिली और उस चीज के मालिक को ढूंढते हुए वो मालिक के पास पहुंचा और उस चीज को उसको सौंप दी। मालिक ने कहा कि आप मेरी बहुमूल्य चीज थी, आपने मुझे दे दिया है, खो गई थी, अतः मैं आपको 1,000 रुपये इनाम दूंगा। तो यहाँ पर कार्य पहले किया गया मीन्स उस चीज को ढूंढना, इसके बाद देना।
इसके बाद मालिक के द्वारा ये वचन देना कि मैं 1000 इनाम दूंगा, इस वचन का कोई प्रतिफल नहीं। कारण कार्य पहले किया जा चुका है, जिसे आप प्रतिफल मान रहे हो कार्य पहले किया जा चुका है, और जब वचन दिया जाता है तब कार्य किया जाना चाहिए। तो इंग्लिश लॉ ये कहता है कि पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन एंड इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड थ्रू द कोर्ट। ठीक है ना। इन पास्ट कंसिडरेशन द contract is nudum pactum. Nudum pactum means it is without प्रतिफल, it is without consideration. बिना प्रतिफल का करार, बिना प्रतिफल का करार शून्य होता, इट इज न्यूडम पैक्टम ये कहा जाता है। लेकिन इंग्लैंड में इस रूल का एक एक्सेप्शन आया 1616 में। केस था लैम्प लीग वर्सेस ब्रेथवेट। ब्रेथवेट 1616 में केस आया, जिसमें इस रूल का एक एक्सेप्शन क्रिएट किया गया। एक्सेप्शन ये था कि इफ एनी एक्ट इज डन बाय द रिक्वेस्ट एंड सब्सिक्वेंटली द प्रॉमिस इज मेड, देन इट इज ए गुड कंसिडरेशन। यदि किसी व्यक्ति ने किसी कार्य को करने के लिए कोई रिक्वेस्ट किया है और उस समय कोई प्रॉमिस नहीं किया गया और कार्य होने के बाद वो प्रॉमिस करता है, तो ये किया गया कार्य अच्छा प्रतिफल माना जाएगा। जैसे इस केस में था लैम्प लीग बनाम ब्रेथवेट में कि प्रतिवादी ब्रेथवेट एक मर्डरर था। उसने वादी लैम्प लीग से कहा कि आप कोशिश करो कि किसी तरह से मेरी सज़ा माफ़ हो जाए, राजा के पास जाकर या अप्रोच करके। वादी यात्रा करता रहा, परेशान रहा और कुछ हद तक उसकी सज़ा कम करने में उसे सफलता मिल गई। तब प्रतिवादी मर्डरर ने ये कहा कि मैं आपको 100 पाउंड इनाम दूंगा, लेकिन बाद में इनाम देने से उसने मना कर दिया। तब वादी ने प्रतिवादी के खिलाफ 100 पाउंड इनाम पाने के लिए केस दायर किया। न्यायालय ने कहा कि दिस एक्ट वाज डन बाय द प्लेंटिफ ऑन द रिक्वेस्ट बाय द डिफेंडेंट, and if any act is done by request, this is the good consideration for the promise made by the defendant. प्रतिवादी ने रिक्वेस्ट किया, तब वादी ने कार्य किया, और जब उसने कार्य कर दिया तब प्रतिवादी ने जो है इनाम देने का वचन दिया। तो इस इनाम देने के वचन का किया गया कार्य अच्छा प्रतिफल माना जाएगा। ये एक्सेप्शन क्रिएट किया गया। इसके साथ ही 2 एक्सेप्शन और जोड़े गए इसमें बाद में कि if a person makes the promise for paying the time bar debt, then it is a good consideration. This contract is enforceable. यदि कोई व्यक्ति कालातीत ऋण को अदा करने का वचन देता है तो भी ये प्रतिफल माना जाएगा। या if someone has issued the negotiable instrument for past consideration, then also it is a consideration. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यदि चेक या ड्राफ्ट कोई व्यक्ति देता है भूतकालीन प्रतिफल के लिए, तो भी ये अच्छा प्रतिफल माना जाएगा। नाउ व्हाट इज द पोजीशन अंडर इंडियन लॉ? भारत में क्या स्थिति है? इंडियन कोर्ट्स डज नॉट नेसेसरली फॉलो द इंग्लिश रूल इन सच केसेस, एंड ए पास्ट कंसिडरेशन में अराइज इन 2 ways. जो भूतकालीन प्रतिफल है वो 2 तरह से उत्पन्न हो सकता है। पहला ये है कि पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज which is covered under section 25(2) of our contract act. धारा 25(2) में दिया गया है कि compensation made for the
एक्ट डन इन पास्ट, कि यदि भूतकाल में कोई किसी व्यक्ति ने कुछ कार्य किया है तो उसके बदले यदि कोई प्रतिकर दिया जाता है तो वो प्रतिफल माना जाएगा और संविदा इन्फोर्स की जाएगी। वॉलंटरी सर्विस मीन्स ए सर्विस rendered without any request or promise and their subsequent promises to pay। स्वैच्छिक सेवा जो की जाती है वो बिना किसी रिक्वेस्ट के या बिना वचन के की गई है, और करने के बाद यदि कुछ अदा करने का, कुछ धनराशि देने का वचन दिया जाता है तो इसको वॉलंटरी सर्विस कहते हैं, पास्ट वॉलंटरी सर्विस। और ऐसा प्रतिफल धारा 25 उपधारा 2 में मान्य है। जैसे मान लिया कि बी डूब रहा था, उसको ए ने बचा लिया, बी जो है डूबने से बच गया, अतः उसने ए से कहा कि मैं आपको 5,000 रुपये इनाम दूंगा, रिवार्ड दूंगा। In English law, it is no consideration, whereas under Indian law, under section 25(2), it is a good consideration, क्योंकि उसने उसको डूबने से बचा लिया। या पास्ट सर्विसेज हो गई, वॉलंटरी सर्विसेज हो गई, ए ने जो है बी को डूबने से बचाया, वॉलंटरी सर्विसेज, और इसके बदले उसने इनाम देने के लिए कहा तो ये मान्य है, सेक्शन 25 सब सेक्शन 2। दूसरा ढंग यह है कि पास्ट कंसिडरेशन कैसे एराइज होता है, कि पास्ट सर्विस डन एट रिक्वेस्ट, निवेदन पर कोई जो है भूतकालीन सेवा की गई हो, पास्ट सर्विस एट रिक्वेस्ट। तो सो फार एज रिक्वेस्टेड सर्विसेज आर कंसर्न, देयर इज नो एक्सेस प्रोविजन अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। Requested services are not covered under section 2B or under section 25(2), because section 2D requires that X should be done at the desire of the promiser. It means it presupposes the existence of the promise. The requested services are not covered. But by implied promise, it should be included. Similarly, as in Upton Rural District Council case, अपटान रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वर्सेस पावेल के केस में, जैसे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि पावेल के खेत में आग लग गई, उसने फायर सर्विसेज को फ़ोन किया, अपटान फायर सर्विसेज ने उसकी आग बुझा दी, और इतने हुआ, पावेल ने कुछ देने का वचन नहीं दिया था कि मैं इतने रकम दूंगा, और जब फायर सर्विसेज ने मांगा तो देने से मना कर दिया, तब उसने केस दायर किया फायर सर्विसेज अपटान रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने। न्यायालय ने कहा कि यू आर बाउंड बाय इम्प्लाइड प्रॉमिस, कि once you have requested the services, you are bound to pay. This is known as implied promise. So similarly, under Indian law, requested services may be covered under implied promise, and it may be included under section 2D also, that has done or abstained from doing, it can be included. तो सिद्धांत यह है, या what is the law laid down, कि every request for an act carries an inbuilt promise। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे से कोई कार्य करने के लिए रिक्वेस्ट करता है तो इसमें से वचन पहले से ही अंतर्निहित है, उसके भुगतान करने का वचन पहले से अंतर्निहित है। There is inbuilt promise, it carries, request carries the inbuilt promise, ठीक है ना। तो ये दोनों तरह की वॉलंटरी सर्विसेज और पास सर्विस एट रिक्वेस्ट आर कवर्ड अंडर सेक्शन 2D एंड 25(2). अब है एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन।
Executed consideration means an act has been done in response to positive promise. यदि किसी व्यक्ति ने कोई वचन दिया है, उसके बदले में कोई कार्य किया जाता है, तो इसको हम एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन कहते हैं। प्रेजेंट प्रेजेंट कंसिडरेशन, वर्तमान प्रतिफल। जैसे मान लिया कि किसी व्यक्ति की कोई चीज खो गई, उसने इनाम की घोषणा की और किसी व्यक्ति ने उस चीज को ढूंढ कर लाता है, तो जैसे उस चीज को उसके सामने लाता है और उसके सामने प्रोड्यूस करता है, देन ही इज इंटाइटल्ड फॉर रिवार्ड, इनाम पाने का हकदार। तो उसने ऑफर दिया इनाम देने का, और वो ढूंढ कर जो लाया ऑफर के सामने, वो इनाम पाने का हकदार। ये एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन है। वर्तमान में जो ऑफर दिया, उसको जो लाकर दा रहा है, लाकर वो चीज दे रहा है, वो स्वीकृति हो गई, संविदा का निर्माण हो गया, इनाम पाने का हकदार। तीसरा है कंसिडरेशन, एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन और फ्यूचर कंसिडरेशन। फ्यूचर कंसिडरेशन मीन्स when both the parties are under obligations, means liabilities are outstanding upon both the parties, means promise is exchanged for the promise। वचन के बदले जब वचन दिया जाता है, तो इसको भावी प्रतिफल या एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन कहते हैं। ए ने कहा कि मैं 100 टीवी आपको बेचूंगा इस रेट पर, बी ने कहा कि मैं 100 टीवी इस रेट पर खरीदूंगा। अभी न उसने बेचा है, न उसने खरीदा है, भविष्य में ऐसा करना है, वो बेचेगा, वो खरीदेगा। तो प्रॉमिस इज एक्सचेंज्ड फॉर द प्रॉमिस, वचन के बदले वचन दिया गया। और जब वचन के बदले वचन दिया गया है, तो द मोमेंट ए विल डिलीवर द टीवी, बी इज बाउंड टू पे द कॉस्ट ऑफ टीवी। दिस इज नोन एज एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन, भावी प्रतिफल इसके कहा जाता है। ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं सेक्शन 2D कवर्स द पास्ट कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन एंड फ्यूचर कंसिडरेशन, तीनों चीजें। अब चौथा एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स इसका ये है कि फोर्थ एसेंशियल इंग्रेडिएंट इज सच एक्ट abstinence or promise is called consideration, but consideration must have some value in the eyes of law. Worthless act is no consideration. And it's the similar provision in England also. इंग्लैंड में एक केस आया व्हाइट वर्सेस ब्लूएट का 1853 में। व्हाइट फादर था और प्रतिवादी ब्लूएट उसका पुत्र था। पिता ने पुत्र को प्रॉमिजरी नोट पर कर्ज उधार दिया। कर्ज देने के बाद पुत्र रोज पिता से शिकायत करता था कि आपने जो संपत्ति का बंटवारा किया है, उसमें मेरे साथ अन्याय किया गया है और मैं आपका कर्जदार हो गया। रोज रोज की शिकायतों से तंग आकर पिता ने कहा कि आई विल डिस्चार्ज योर लोन एंड प्रॉमिजरी नोट इफ यू स्टॉप कंप्लेनिंग लाइक दिस। तो पुत्र ने शिकायत करना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद पिता ने पुत्र से उस कर्ज वसूली के लिए केस दायर किया। न्यायालय का ये कहना था कि जब पिता ने ये कहा कि आई विल डिस्चार्ज योर लोन एंड नोट्स, प्रॉमिजरी नोट, whether this promise has any consideration, then court held that it has no consideration.
and contract without consideration is void. He cannot discharge the loan like this. So in this case, he is entitled to recover the loan from his son. ये न्यायालय ने कहा। और ये कहा कि कंसिडरेशन मस्ट हैव सम वैल्यू। पिता ने कहा मैं तुम्हारा लोन माफ कर दूं। पुत्र ने कहा कि मैं शिकायत नहीं करूंगा। कोई वैल्यू नहीं है कंसिडरेशन की। पुत्र के प्रॉमिस की कोई वैल्यू नहीं कि मैं शिकायत करना बंद कर दूंगा। इट हैज गॉट नो वैल्यू एंड कंसिडरेशन विदाउट एनी वैल्यू इज नॉट इन्फोर्सिएबल। और इस बात को जस्टिस सुब्बाराव ने इंडिया में चिदम्बरम अय्यर वर्सेस रंगा अय्यर 1966 में फॉलो किया। और सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कंसिडरेशन शुड बी ऑफ सम वैल्यू। देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं ये स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है कि प्रतिफल की कुछ वैल्यू होनी चाहिए। यद्यपि 25 में तो दिया गया है कि इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन डज नॉट रेंडर द कॉन्ट्रैक्ट एज वाइड। ये तो दिया गया, इनएडिक्वेसी दी गई, लेकिन ये दिया गया कि कंसिडरेशन की कुछ वैल्यू होनी चाहिए, ये कहीं नहीं दिया गया। तो इंडियन कोर्ट्स लिबरली इसको इंटरप्रेट करते हैं और यदि कुछ सेवाएं हैं तो सेवाओं को जो है मूल्य मानकर उसके अनुसार से उस कॉन्ट्रैक्ट को वैध मान लेते हैं। इंडियन पोजीशन। एक और बात है इसमें कि परफॉर्मेंस ऑफ लीगल ड्यूटी इज नो कंसिडरेशन फॉर ए प्रॉमिस। मान लिया किसी घर में आग लग गई, फायर ब्रिगेड बुझाने आई, मकान मालिक ने कहा कि आप आग बुझा दो, मैं आपको इतने रुपए दूंगा। फायर ब्रिगेड ने आग बुझा दी, इसके बाद रुपए मांगे तो मकान मालिक ने देने से मना कर दिया। तब फायर ब्रिगेड ने उस इनाम पाने के लिए, रकम पाने के लिए केस दायर किया। न्यायालय ने कहा कि इट इज द ड्यूटी ऑफ फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड इज अंडर लीगल ड्यूटी, अंडर लीगल ऑब्लिगेशन टू एक्सटिंग्विश द फायर। दे आर परफॉर्मिंग द लीगल ड्यूटी। तो यदि मकान मालिक ने कहा कि आग बुझा दो, तो आपने अपनी विधिक कर्तव्य का पालन किया। यहाँ आप किसी अलग से रकम पाने के हकदार नहीं है, बिकॉज यू आर परफॉर्मिंग लीगल ड्यूटी। तो परफॉर्मेंस ऑफ लीगल ड्यूटी इज नो कंसिडरेशन। यदि कोई व्यक्ति प्रॉमिस भी करता है कि आग बुझा दो, इस प्रॉमिस के बदले में आपने आग बुझा दिया, तो जब आग बुझाया तो देन दिस इज द लीगल ड्यूटी यू आर डूइंग। इस लीगल ड्यूटी को नहीं कह सकते कि ये प्रतिफल के रूप में हमने दिया है, अतः हम इनाम पाने के हकदार। सिमिलरली यदि किसी घर में चोरी होती है और वो मालिक ये कहता है कि आप चोर को पकड़ लाओगे तो मैं आपको इनाम दूंगा, पुलिस चोर को पकड़ लाती फिर इनाम मांगती है, तो इनाम पाने की हकदार नहीं है, क्योंकि ये तो उनका काम है था चोर को पकड़ना, ये उनकी लीगल ड्यूटी। तो यदि मालिक ने कहा भी है कि मैं आपको इनाम दूंगा यदि चोर को पकड़ोगे, तो इसका जो आप प्रतिफल दे रहे हो आपकी लीगल ड्यूटी। लीगल ड्यूटी प्रतिफल नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो परफॉर्मेंस ऑफ लीगल ड्यूटी इज नो कंसिडरेशन। इसी प्रकार से compliance with legal obligations imposed by the contract with the promisor can be no consideration। कि जब दो व्यक्ति आपस में करार करते हैं तो उससे लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट होते हैं, और इन लीगल ऑब्लिगेशन जो विधिक दायित्वों को पूरा करते हैं, इसके लिए कोई अलग से प्रॉमिस यदि देता भी है तो लीगल ऑब्लिगेशन विधिक दायित्व को पूरा करने को हम प्रतिफल नहीं मान सकते। परफॉर्मेंस ऑफ द लीगल ऑब्लिगेशंस इज नो कंसिडरेशन। एक केस था इंडिया में, रामचंद्र चिंतामन वर्सेस कालू राजू, 1870 बॉम्बे हाई कोर्ट का। रामचंद्र वकील थे और प्रतिवादी कालू राजू मुवक्किल थे। मुवक्किल कालू राजू ने वकालतनामा दस्तखत किया और वकील को दे दिया, और फीस जो तय थी उसको देने के लिए उसने वचन दिया कि मैं फीस वकील साहब आपकी पूरी दूंगा। केस चलता रहा काफ़ी दिनों तक।
इसके बाद मुवक्किल कालू राजू ने कहा कि वकील साहब यदि केस मेरे पक्ष में निर्णय आया केस में, तो मैं आपको अलग से एक धनराशि दूँगा। बाद में केस मुवक्किल के पक्ष में आ गया, तो वकील ने कहा कि जो आपने अलग से धनराशि देने के लिए कहा था वो आप दीजिए। तो मुवक्किल ने देने से मना कर दिया। तब वकील ने मुवक्किल के खिलाफ केस दायर कर दिया, वो अलग से रकम वसूलने के लिए। न्यायालय ने ये कहा कि आप वकील हैं और वो मुवक्किल है। आपके मध्य ये संविदा हुई कि आप इसका जो है केस लड़ेंगे या आपको ये फीस देगा। और जब मुवक्किल ने अलग से फीस देने के लिए आपको कहा, तो इसके बदले में आपने उसको कोई अलग से प्रतिफल नहीं दिया। It is the duty of every lawyer and advocate that he should provide the best legal services to his client, and you have done so. If you have done so, it comes under your contractual obligations with the client. So you are entitled to get the usual fees only, not the extra fees. Because for extra fees, you have moved no separate consideration. ठीक है ना? कि मुवक्किल ने यदि कह भी दिया है, वचन दिया है कि मैं आपको अलग से फीस दूँगा, अलग से धनराशि दूँगा, तो इसके बदले में आप कोई उसे प्रतिफल नहीं दे रहे हैं। आपने तो वही किया है जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि भाई मैं आपका केस लड़ूँगा। तो केस लड़ने का कॉन्ट्रैक्ट है, आपने केस लड़ा। ये आपका काम है कि अच्छी विधिक सेवाएँ उसे प्रदान करें, वही आपने किया। तो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस क्रिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट इज़ नो कंसिडरेशन। तो यहाँ पर ये कंसिडरेशन का टॉपिक पूरा करते हैं और इसके बाद अगले टॉपिक चालू करेंगे जो व्हाट आर द वैलिड रिक्विजिट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 10 से वो आगे चालू करेंगे। और इसके साथ ही हैव ए गुड डे, आई शुड हैव ए गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। छोटू बंद करो, वहीं ना चला जाए, ऑन है अभी।